चैप्टर 1। भारत देश का एक पावरफुल बिजनेसमैन जो एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसे खबर मिली कि उसका चचेरा भाई ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बड़े घरानों में अक्सर ऐसा ही होता है। पैसा और पावर इंसान को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देता है। यही सब एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली रायचंद फैमिली में भी चल रहा है। रायचंद फैमिली का बिजनेस एशिया के लगभग हर बड़े शहर में फैला हुआ है। रायचंद ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ मिस्टर बलराज रायचंद पिछले कई सालों से इस बात से परेशान है कि उनका चचेरा भाई त्रिलोक रायचंद ही उनके बेटे अभय की जान का दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि अभय ही रायचंद ग्रुप का सक्सेसर है और पूरे ग्रुप पर आगे चलकर अभय का ही कंट्रोल होगा। अपने इसी डर के कारण बलराज की पहली पत्नी गरिमा अपने बेटे अभय को साथ लेकर बिना किसी को कुछ बताए रायचंद फैमिली से दूर देहरादून में आ गई थी। वो अपने पति बलराज रायचंद के लिए अपने घर एक मैसेज छोड़कर आई थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो अभय को लेकर दिल्ली से दूर जा रही है। उसने यह भी लिखा है कि वो उनसे मिलने की कभी कोशिश ना करें। बलराज रायचंद को जब यह बात पता चली तो वो तुरंत गरिमा के घर पर पहुंचा। उसने वहां जब गरिमा के बारे में पूछा तो वहां पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे बताया कि गरिमा और अभय यहां से जा चुके हैं। वो जाते समय बलराज के लिए एक एनवेलप देकर गई है। उस व्यक्ति ने बलराज को वो एनवेलप दिया और वहां से चला गया। दरअसल गरिमा बहुत स्वाभिमानी महिला थी। उसे अपने कॉलेज के दिनों में बलराज से प्यार हो गया था और उन दोनों ने सभी से छुपकर शादी कर ली थी। बलराज के पिता ने पहले ही उसके लिए अपने एक दोस्त की बेटी को पसंद कर लिया था। बलराज के पिता विशंभरनाथ रायचंद बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे। वे अपने उसूलों के आगे किसी की भी नहीं सुनते थे। इसीलिए उन्होंने गरिमा को स्वीकार करने से मना कर दिया था। बलराज अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करता था और वो जानता था कि उसके पिता उसके इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने गरिमा को रायचंद फैमिली से दूर दिल्ली में ही अलग जगह रखने का फैसला किया। गरिमा भले अनाथ थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी स्पेशल पावर थी कि वो सबसे अलग थी। उसने भी फैसला किया कि वो खुद अपने दम पर अपना ध्यान रख सकती है। उसने अपना यह फैसला बलराज को भी बता दिया था। बलराज गरिमा को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे पता था कि गरिमा कभी भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बलराज भी अपना अधिकांश टाइम गरिमा के साथ ही रहता था। विशंभरनाथ को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बड़े घरानों में नाजायज रिश्ते कोई बड़ी बात नहीं थे। शादी के 3 साल बाद गरिमा और बलराज के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम अभय रखा। यह दिन गरिमा और बलराज दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। विशंभरनाथ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गरिमा और अभय को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बलराज को यह परमिशन जरूर दे दी कि जब उसकी शादी प्रेरणा से होगी और अगर उनका कोई बेटा नहीं हुआ तो वो अभय को अपना सक्सेसर बना सकता है। बलराज जानता था कि उसके पिता अपने कमिटमेंट से कभी भी पीछे नहीं हट सकते, इसलिए उसे आगे चलकर प्रेरणा से शादी तो करनी ही पड़ेगी। प्रेरणा एक बहुत समझदार और खूबसूरत लड़की थी। उसका फैमिली बिजनेस रायचंद फैमिली के कारण ही चल रहा है, यह बात वो अच्छे से जानती थी। प्रेरणा चंडीगढ़ की मल्होत्रा फैमिली की बड़ी बेटी थी। उसने हमेशा अपने पिता को बिजनेस में स्ट्रगल करते देखा था। उसका छोटा भाई फॉरेन में पढ़ाई के लिए गया हुआ था। प्रेरणा ने भी दिल्ली के एक बड़े कॉलेज से एमबीए किया था। वो अपने पिता के बिजनेस में उनकी हेल्प करती थी। वो जानती थी कि लाइफ में कभी कभी बहुत टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, इसीलिए उसने बलराज से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। आखिर वो टाइम भी आ ही गया जब बलराज और प्रेरणा की शादी हुई। गरिमा को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो बलराज से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करती थी। शायद सच्चा प्यार यही होता है। गरिमा खुद भी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी।
उसे बस इतना ही याद था कि जब उसकी आंख खुली थी तब वो एक अनाथ आश्रम में थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। उसे जब अनाथ आश्रम की चीफ ने यह बताया था कि उसकी जेब में एक आईडी कार्ड मिला था जिस पर उसकी फोटो और नाम लिखा था। इसके अलावा उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। क्योंकि उस समय गरिमा की उम्र केवल 10 साल ही थी, इसलिए जल्द वो भी इन सब बातों को भूलकर खुद को अनाथ मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। बलराज ने जब गरिमा और प्रेरणा को एक दूसरे से मिलवाया तो उन दोनों में एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं थी। वो दोनों ऐसे मिल रही थी जैसे एक दूसरे को बहुत पहले से जानती हो। उन्हें ऐसे देखकर बलराज भी बहुत खुश था। 2 साल का अभय इन सबसे अनजान बस अपनी मस्ती में मस्त था। उसमें भी अपनी माँ की तरह ही कुछ स्पेशल पावर थी। वो दिखने में इतना क्यूट और सुंदर था कि कोई भी उसे बस देखता ही रहता था। प्रेरणा भी अभय से काफी अट्रैक्ट थी, इसलिए वो बार बार अभय से मिलने गरिमा के घर आ जाया करती थी। गरिमा को भी यह देखकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि उसे ज्यादा दिन अब यहां नहीं रहना है। चैप्टर 2। बलराज का चचेरा भाई त्रिलोक मौके का फायदा उठाकर विशंभरनाथ जी के करीब आने में कामयाब हो गया था। इस कारण विशंभरनाथ जी ने उसे बिजनेस में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी थी। त्रिलोक यह नहीं जानता था कि विशंभरनाथ जी अपने बेटे बलराज पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्होंने पहले से ही बलराज को रायचंद ग्रुप का वारिस और अगला चेयरमैन बना दिया था। केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी थी। कुछ दिनों बाद विशंभरनाथ जी की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। उन्हें आभास हो गया था कि अब उनका जाने का समय नजदीक ही है। उन्होंने एक दिन अपने कमरे में बलराज को बुलाया और उसे रायचंद ग्रुप के बारे में सब कुछ बताया। हालांकि बलराज सब कुछ पहले से ही जानता था, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसे सारी जानकारी दोबारा दी। विशंभरनाथ जी भी यह जानते थे कि बलराज की बिजनेस नॉलेज और स्किल्स कमाल की है। बलराज ने रायचंद ग्रुप को बहुत कम समय में एशिया का सबसे पावरफुल ग्रुप बनाने में बहुत मेहनत की थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके बाद बलराज रायचंद ग्रुप को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा। उन्होंने अपने एडवोकेट को बुलाया और उसे कुछ पेपर लाने के लिए कहा जो उन्होंने पहले से ही तैयार करवाकर रखे थे। उन्होंने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी पहले ही यह जानकारी भेज दी थी कि रायचंद ग्रुप का अगला चेयरमैन बलराज होगा। किसी भी डायरेक्टर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो सभी जानते थे कि विशंभरनाथ जी के बाद अगर इस ग्रुप को कोई संभाल सकता है तो वो केवल बलराज ही है। विशंभरनाथ जी ने एडवोकेट से एक फाइल लेकर बलराज को देते हुए कहा, बेटा बलराज, तुम जानते हो कि मेरी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं रहती है। बेटा, हर इंसान की एक उम्र फिक्स होती है जिसे पूरा करने के बाद उसे यहां से जाना ही पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने ही रायचंद ग्रुप के चेयरमैन बन जाओ। मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, इसलिए मैंने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी यह पहले ही बता दिया था। ये पेपर्स सक्सेसर के लीगल पेपर्स है। मैंने अपने नाम पर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया है। बलराज बेटा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, गरिमा और अभय को मैंने कभी रायचंद फैमिली का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपने उसूलों के कारण मजबूर था। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें उनका अधिकार जरूर देना। तुम अभय को ही अपना सक्सेसर बनाना। मैं जानता हूं वो तुम्हारा बेटा है, इसलिए उसमें सारे गुण जन्म से ही होंगे। बलराज यह सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो भी समझ रहा था कि उसके पिता यह सब कुछ क्यों कह रहे हैं। उसने कहा, डैड आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभालूंगा। आप बस आराम कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप चाहे तो क्या मैं गरिमा और अभय को आपसे मिलने के लिए लेकर आऊं? अगर वो आना चाहे तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा, विशंभरनाथ जी ने कहा। बलराज ने तुरंत किशोर को फोन किया और गरिमा और अभय को रायचंद मेंशन लेकर आने को कहा।
किशोर बहुत सालों से बलराज का असिस्टेंट था और वो बलराज का सबसे भरोसेमंद इंसान था। किशोर तुरंत गया और गरिमा को सारी बात बताई। गरिमा किशोर को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी और अभय को लेकर किशोर के साथ रायचंद मेंशन आ गई। किशोर उन्हें लेकर सीधा विशंभरनाथ जी के कमरे में गया। गरिमा पहली बार रायचंद मेंशन आई थी। गरिमा के आने की खबर सुनकर प्रेरणा भी वहां आ गई। वो सभी एक साथ उनके रूम में चले गए। गरिमा, सच में तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। विशंभरनाथ जी ने अपनी भारी सी आवाज में गरिमा को देखते हुए कहा। उनकी आवाज सुनकर गरिमा भी उनके पास आकर काउच पर बैठ गई। अभय इस वक्त प्रेरणा की गोद में था। यह देखकर विशंभरनाथ जी ने प्रेरणा को इशारा करके अपने पास बुलाया। प्रेरणा आकर गरिमा के पास ही बैठ गई। उसने अभय को विशंभरनाथ जी की ओर बढ़ा दिया। अभय को अपनी गोद में लेकर विशंभरनाथ जी को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आखिर उनकी गोद में उनका पोता था। दादा के लिए अपना पोता किसी खजाने से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। बलराज, तुमने देखा इसके चेहरे पर कितनी शांति और मासूमियत है। इसे देखकर ही लगता है कि यह बड़ा होकर बहुत महान इंसान बनेगा। तुम इसे भी मार्शल आर्ट जरूर सिखाना। विशंभरनाथ जी ने बहुत खुशी के साथ ये कहा। जी डैड, मैं इसे बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनाऊंगा। बलराज खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट था। भले बिजनेस के कारण उसने पिछले कई सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस बंद कर दी थी, लेकिन मेडिटेट तो वो रेगुलर करता ही था। दरअसल बड़े घरानों में मार्शल आर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि उनके दुश्मन भी बहुत होते थे। मार्शल आर्टिस्ट से कोई भी भिड़ने से पहले 100 बार सोचता, इसलिए बलराज ने मार्शल आर्ट सीखा था। बलराज के देखा देखी में त्रिलोक ने भी थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीखा था। रायचंद फैमिली में 2 मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उनका कोई भी दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाता था। दरअसल बड़े घरानों में मार्शल आर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि उनके दुश्मन भी बहुत होते थे। मार्शल आर्टिस्ट से कोई भी भिड़ने से पहले 100 बार सोचता, इसलिए बलराज ने मार्शल आर्ट सीखा था। बलराज के देखा देखी में त्रिलोक ने भी थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीखा था। रायचंद फैमिली में 2 मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उनका कोई भी दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाता था। विशंभरनाथ जी ने गरिमा से कहा, गरिमा, मैं मजबूरी में तुम्हें रायचंद फैमिली का हिस्सा नहीं बना पाया, लेकिन अब अपने आखिरी समय में मैं तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार देना चाहता हूं। प्रेरणा बेटा, जो होना होता है वो तो हर हाल में होकर ही रहता है। ईश्वर को यही मंजूर था कि तुम और गरिमा दोनों बलराज की जिंदगी का हिस्सा बनो, तो इसे कोई नहीं बदल सकता था। विशंभरनाथ जी ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा। दादाजी, मुझे किसी बात से कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूं कि इंसान के बस में कुछ नहीं होता है। गरिमा दीदी तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हम दोनों के रिश्ते को क्या कहती है। प्रेरणा ने बहुत शांत भाव से कहा। बलराज के अलावा बाकी सब विशंभरनाथ जी को दादाजी ही कहते थे। चैप्टर 3। प्रेरणा ने जो कहा था वो दिल से कहा था। वो सच में गरिमा और अभय को अपना मानती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या सोचता है। मुझे आज विश्वास हो गया कि तुम सच में एक समझदार लड़की हो। प्रेरणा की बात सुनकर विशंभरनाथ जी ने कहा। कुछ देर वहां रुकने के बाद गरिमा अपने बेटे अभय को लेकर वहां से निकल गई। पहले तो विशंभरनाथ जी उन दोनों को रायचंद मेंशन में ही रोकना चाहते थे, लेकिन गरिमा के चेहरे पर उन्होंने स्वाभिमान की चमक देखी तो वो कुछ कह ना सके। बलराज रायचंद ग्रुप का चेयरमैन बन चुका था। सभी बहुत खुश थे। इस खुशी के कुछ ही दिन बीते थे। त्रिलोक रायचंद, जो बलराज के चेयरमैन बनने से सबसे ज्यादा दुखी था,
उसे जब यह पता चला कि विशंभरनाथ जी ने अभय को रायचंद ग्रुप का सक्सेसर बना दिया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अभय को खत्म करने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया। किशोर ने यह बात जब बलराज को बताई तो उसे त्रिलोक पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने अपने पिता के बारे सोचा तो उसने खुद को शांत कर लिया। वो जानता था कि उसके पिता त्रिलोक पर भी विश्वास करते हैं, इसलिए बिना किसी प्रूफ के उन्हें त्रिलोक के बारे में बताना सही नहीं होगा। वैसे भी उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। बलराज ने जब यह बात जब गरिमा को बताई तो वो बहुत घबरा गई। वो जानती थी कि त्रिलोक बहुत शातिर और बेरहम इंसान है। वो पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। वो इतना शातिर है कि बलराज उसके खिलाफ कभी कोई सबूत भी नहीं ढूंढ पाएगा। कुछ दिनों तक गरिमा ने बहुत सोचने के बाद यह फैसला किया कि वो अपने बेटे को लेकर रायचंद फैमिली से दूर चली जाएगी, जहां वो अभय को सेफ रख सकती है। यही सोचकर गरिमा अभय को लेकर सीक्रेट तरीके से दिल्ली से देहरादून के लिए निकल गई। गरिमा ने केवल बलराज को यह बताया था कि वो दिल्ली से दूर जा रही है, लेकिन वो कहाँ जाएगी यह किसी को पता नहीं था। देहरादून पहुंचकर गरिमा ने अपने बिजनेस फ्रेंड्स की हेल्प से एक घर खरीद लिया। गरिमा खुद बिजनेस करती थी, इसलिए उसके पास कुछ पैसे रखे थे। उसने घर ढूंढने में भी केवल अपने उन फ्रेंड्स की हेल्प ली थी जिन पर उसे पूरा भरोसा था। गरिमा ने सभी दूर यह न्यूज़ फैला दी कि वो अपने बिजनेस ग्रुप को छोड़कर दिल्ली से चली गई है। उसका अब इस बिजनेस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल गरिमा जानती थी कि त्रिलोक और उसके आदमी उसे बिजनेस के माध्यम से आसानी से ढूंढ लेंगे। इसलिए उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाकर एक अलग नाम के साथ अपने बिजनेस में काम शुरू कर दिया। गरिमा बिजनेस में बहुत कमाल की थी, इसलिए कुछ ही सालों में उसका बिजनेस बढ़ता चला गया। गरिमा जानती थी कि एक न एक दिन त्रिलोक और उसके लोग उन्हें ढूंढ ही लेंगे, इसलिए उसने अपने बेटे अभय को एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनाने का सोचा। अपने बचपन के दिनों में गरिमा अपने अनाथ आश्रम में एक बहुत पावरफुल इंसान से मिली थी। बाद में उसे वार्डन ने बताया था कि वे एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। उनका नाम त्रिलोचन जी था। उस समय गरिमा उनसे बहुत प्रभावित हुई थी, लेकिन उम्र के साथ उसकी पुरानी बातें धुंधली होती गई। गरिमा ने अपने कुछ विश्वासपात्र दोस्तों से त्रिलोचन जी को ढूंढने में हेल्प मांगी। क्योंकि देहरादून मार्शल आर्ट का बड़ा क्षेत्र था, इसलिए यहाँ कई सारे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में लोग जानते थे। गरिमा के दोस्तों ने भी उसकी हेल्प करने के लिए अपने अपने लेवल पर कोशिश करना शुरू कर दिया। त्रिलोचन जी पूरी दुनिया में जाने माने मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए गरिमा के दोस्तों को उनके बारे में जल्द ही जानकारी मिल गई। जब उन्होंने गरिमा को बताया कि त्रिलोचन जी देहरादून में ही रहते हैं, तो वो बहुत खुश हो गई। लेकिन गरिमा जी, मुझे यह भी पता चला है कि त्रिलोचन जी किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। उनका अभी एक ही शिष्य है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। वो बचपन से ही त्रिलोचन जी के साथ है। उसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया है। गरिमा के एक दोस्त ने उसे बताया। मुझे विश्वास है कि वे मुझे पहचान जाएंगे, गरिमा ने कहा। गरिमा जब त्रिलोचन जी से अनाथ आश्रम में मिली थी तब उसे देखकर त्रिलोचन जी भी बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कुछ देर गरिमा से बातचीत भी की थी। अपने दोस्त से त्रिलोचन जी का एड्रेस लेने के बाद गरिमा अभय को लेकर त्रिलोचन जी के पास चली गई। त्रिलोचन जी इस समय मेडिटेशन कर रहे थे। त्रिलोचन जी मार्शल आर्ट की दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। वे मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर रियल्म में इंटर कर चुके थे। उनका ऑरा उनके आसपास बहुत दूर तक फील हो रहा था। गरिमा जब उनके आश्रम पहुंची तो वहां प्रताप ने उन्हें एक जगह बैठाया और उनसे वहां आने का कारण पूछा। प्रताप त्रिलोचन जी का वही शिष्य था जिसके बारे में गरिमा को उसके दोस्तों ने बताया था। गरिमा ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए यहां आई हूं।
मैं मास्टर त्रिलोचन जी से विनती करने आई हूं कि वे मेरे बेटे अभय को एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनाए। हमारे गुरुजी अब किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप उनसे मिलना चाहती हैं तो मैं आपको उनसे जरूर मिलवा दूंगा। प्रताप ने गरिमा से कहा। वो लगातार बस अभय को ही देखे जा रहा था। उसे ना जाने क्यों अभय कुछ अलग लग रहा था। थोड़ी देर में त्रिलोचन जी की आंखें खुली तो प्रताप ने उन्हें बताया कि कोई महिला उनसे मिलने के लिए आई है। त्रिलोचन जी भले बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। उन्होंने प्रताप को कहा कि वो उस महिला को बाहर गार्डन में बैठाए, वे थोड़ी देर में उनसे आकर मिलेंगे। प्रताप ने गरिमा को गार्डन में ले जाकर बैठा दिया और उसे बताया कि गुरुजी थोड़ी देर में आ रहे हैं। यह सुनकर गरिमा ने चैन की सांस ली। वो वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में साधारण धोती कुर्ता पहने एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 85 साल होगी, वो वहां आए। उनका चेहरा सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहा था। ये और कोई नहीं त्रिलोचन जी थे। उन्होंने गरिमा और अभय को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने गरिमा से वहां आने का कारण पूछा। चैप्टर 4। त्रिलोचन जी ने गरिमा को देखकर उससे पूछा कि वो वहां किस कारण से आई है। मास्टर, मैं आपसे विनती करने आई हूं कि आप मेरे बेटे को मार्शल आर्ट सिखाए। गरिमा ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा। शायद आपको पता होगा कि मैं शिष्य नहीं बनाता हूं। प्रताप ही मेरा आखिरी शिष्य है। मास्टर, मैं जानती हूं कि आप नए शिष्य नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लीजिए। गरिमा हाथ जोड़कर बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही थी। गरिमा को ऐसे देखकर त्रिलोचन जी ने एक बार फिर ध्यान से अभय की तरफ देखा। उन्हें अभय में कुछ स्पेशल गुण होने का आभास हो रहा था। वो अभय को देखकर बहुत प्रभावित थे। फिर उन्होंने गरिमा को देखा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो गरिमा से पहले कहीं मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, क्या मैं पहले कभी आपसे मिला हूं? जी मास्टर, आप एक बार हमारे अनाथ आश्रम आए थे। वहां आपने मुझसे कुछ देर बात भी की थी। त्रिलोचन जी की बात सुनकर गरिमा ने तुरंत जवाब दिया। त्रिलोचन जी की याददाश्त बहुत शार्प थी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, क्या तुम दिल्ली के उस अनाथ आश्रम की बात कर रही हो? जी मास्टर, मैं वहीं रहती थी। गरिमा ने कहा। क्या तुम वही हो जिसने मेरे पैर छुए थे? त्रिलोचन जी ने कुछ सोचकर कहा। जब त्रिलोचन जी उस अनाथ आश्रम में गए थे तब वहां ज्यादा लड़कियां नहीं थी। उन सभी में गरिमा सबसे अलग थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ और चमकदार था। इस सबसे अलग गरिमा के संस्कार ऐसे थे कि उसने त्रिलोचन जी के वहां उनसे मिलने पर उन्हें चरण स्पर्श भी किया था। त्रिलोचन जी का ध्यान उसी समय उस पर गया था। फिर उन्होंने कुछ देर गरिमा से बातचीत भी की थी। जी मास्टर, मैं वही लड़की हूं जिसे आपने अलग से मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया था। गरिमा ने कहा। गरिमा की बात सुनकर त्रिलोचन जी ने ऊपर से नीचे तक गरिमा को ध्यान से देखा। वो वही चमक उसके चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे जो उन्होंने तब देखी थी। वैसे तो गरिमा के चेहरे में तब से अब तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था, लेकिन उन्होंने गरिमा को केवल एक ही बार देखा था। कोई भी इंसान किसी को महज एक छोटी सी मुलाकात में इतने सालों तक याद नहीं रख सकता, लेकिन त्रिलोचन जी अलग ही इंसान थे। उन्हें गरिमा का चेहरा कुछ कुछ आज भी याद था। त्रिलोचन जी ने गरिमा से कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, शायद इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। क्या तुम्हारी शादी यहां देहरादून में हुई है? नहीं मास्टर, मेरी शादी दिल्ली के रायचंद फैमिली में हुई है। वहां कोई मेरे बेटे की जान लेना चाहता है, इसलिए मैं दिल्ली से सीक्रेटली देहरादून आ गई। मैं आपके पास इसी उम्मीद से आई हूं कि आप मेरे बेटे को एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट बनाए कि कोई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। गरिमा ने अपनी पूरी बात त्रिलोचन जी को बताई।
रायचंद फैमिली को हर कोई जानता था, इसलिए त्रिलोचन जी तुरंत समझ गए। उन्होंने एक नज़र अभय को देखा। उसकी उम्र महज 10 साल थी और वो दुनिया की सभी बातों से अनजान था। उसे तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ ठीक से नहीं पता था। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी और वो बहुत मासूमियत से त्रिलोचन जी को देख रहा था। उसके मन में केवल यही था कि उसकी फैमिली के कारण उसकी मां को बहुत परेशान होना पड़ा था। उसे तो यही लगता था कि उसके पिता ने उसकी मां को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि जब गरिमा उसे लेकर दिल्ली से देहरादून आई थी तब उसकी उम्र केवल 5 साल थी। उसने पिछले 5 सालों में अपनी मां को बहुत कठिन परिश्रम करते देखा था। अभय को देखकर त्रिलोचन जी समझ गए कि अभय दूसरे बच्चों से कुछ अलग था। उन्हें आभास हो रहा था कि अभय एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। उन्होंने एक नज़र प्रताप को देखा। उन्हें वो दिन याद आ गया जब वो 17 साल पहले प्रताप से एक अनाथ आश्रम में मिले थे और वो उसे अपने साथ ले आए थे। आज प्रताप मार्शल आर्ट में पूरी तरह से निपुण था। यह सोचकर त्रिलोचन जी ने स्माइल करते हुए अभय से पूछा, अभय क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? उनकी बात सुनकर अभय ने एक नज़र अपनी मां की तरफ देखा। वो चाहता था कि वो बड़ा होकर अपने पिता की फैमिली को अच्छा सबक सिखाएगा। उसने बहुत मासूमियत के साथ त्रिलोचन जी से अपनी मीठी सी आवाज में कहा, जी गुरुजी, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? अभय की बात त्रिलोचन जी के दिल को छू गई। उन्होंने अभय के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभय, मैं तुम्हें एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट बनाऊंगा कि दुनिया में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। त्रिलोचन जी की बात सुनकर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने त्रिलोचन जी के पैर छूते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। गरिमा को ऐसे देखकर त्रिलोचन जी ने उससे कहा, बेटी, यह तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा ही होगी। तुम्हें अपने बेटे से अलग रहना पड़ेगा। हाँ, तुम कभी कभी उससे मिलने आ सकती हो। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मास्टर जी। मेरा अभय सुरक्षित रहे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, गरिमा ने कहा। गरिमा ने अभय के फोरहेड पर किस किया और उसे कहा, अभय, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें इस समय नहीं बता सकती बेटा। तुम्हें एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना है, इसलिए तुम बहुत मेहनत करना बेटा। तुम इतने पावरफुल बनना कि दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अपनी मां की यह बात सुनकर अभय अपनी मां के गले लग गया। उसने कहा, मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करूंगा मॉम। फिर गरिमा अभय को त्रिलोचन जी के पास छोड़कर वहां से वापस अपने घर आ गई। उसे अपने बेटे से दूर होने का दुख तो हो रहा था, लेकिन वो अपने बेटे को एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनता देखने के लिए यह दुख सहना चाहती थी। चैप्टर 5। दिल्ली में रायचंद मेंशन में एक आदमी जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, वो एक तस्वीर जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी, उसके आगे सिर झुकाकर खड़ा था और कह रहा था, आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी विश पूरी नहीं कर पाया। मैं 5 सालों में भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया। वो इंसान रायचंद ग्रुप का चेयरमैन बलराज रायचंद था। वो अपने पिता विशंभरनाथ जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। विशंभरनाथ जी को गुजरे 2 साल हो चुके थे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में बलराज से गरिमा और अभय के बारे में बहुत बार पूछा था, लेकिन बलराज हमेशा सिर झुकाकर मायूसी के साथ मना कर देता था। वो अभय और गरिमा से मिलने की उम्मीद लिए ही दुनिया को अलविदा कह गए। वैसे तो बलराज एशिया का सबसे पावरफुल आदमी था, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी गरिमा का पता नहीं लगा पाया था। दरअसल गरिमा ने खुद को ऐसे कवर किया हुआ था कि उसके बारे में ज्यादा कोई कुछ जान ही नहीं सकता था। वो बिल्कुल सिंपल महिला की तरह लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी, जिससे वो कभी बड़े घरानों की नजर में ही नहीं आई। प्रेरणा ने बलराज के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे विश्वास है कि वो हमें जल्द ही मिल जाएंगे। बलराज ने कहा, कैसे ना करूं प्रेरणा, उन्हें जाए 5 साल हो गए हैं।
ना जाने गरिमा और अभय किस हाल में होंगे। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या। इतना कहकर वो वहीं पास रखी चेयर पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। बलराज रायचंद कहने को तो एशिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन जिन दो लोगों से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो उसके पास ही नहीं थे। प्रेरणा जानती थी कि बलराज गरिमा और अभय से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसे भी उनकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसने भी अभय को अपना बेटा ही माना था। अभय के लिए तो उसने कभी अपने खुद के बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। वो भले बलराज को कुछ बताती नहीं थी, लेकिन वो भी अभय के लिए उतना ही परेशान थी जितना बलराज था। प्रेरणा ने चंडीगढ़ में अपने भाइयों को भी गरिमा और अभय के बारे में पता करने के लिए कह दिया था, लेकिन उन्हें भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। दूसरी तरफ एक और आदमी था जो गरिमा और अभय के ना मिलने से नाखुश था। यह था बलराज का चचेरा भाई त्रिलोक। जब गरिमा दिल्ली से चली गई थी तब बलराज को बहुत गुस्सा आया था। वो त्रिलोक की जान ले लेना चाहता था। बलराज ने त्रिलोक के साथ जमकर मारपीट की थी। बलराज ने जब सारी बात अपने पिता विशंभरनाथ जी को बताई थी तो वो भी बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने त्रिलोक को अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया था। त्रिलोक अब रायचंद फैमिली का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन वो बलराज से अपने अपमान का बदला लेने के लिए गरिमा और अभय को ढूंढ रहा था। त्रिलोक बहुत लालची इंसान था। वो गरिमा और अभय की जान के बदले बलराज से रायचंद ग्रुप की पावर चाहता था। उसे यह बात अच्छे से पता था कि गरिमा और अभय बलराज की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो दोनों उसके हाथ लग गए तो वो बलराज को अपने इशारों पर नचा सकता था। बलराज और त्रिलोक अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर गरिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सबसे अनजान गरिमा तो अपनी दुनिया में ही खोई थी। गरिमा तो बस अभय को मार्शल आर्टिस्ट बनते देख रही थी। वो कुछ महीनों में एक बार अभय से मिलने त्रिलोचन जी के आश्रम चली जाती थी। अभय सच में मार्शल आर्ट में बहुत मेहनत कर रहा था। वो त्रिलोचन जी की बताई सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था और उन्हें अप्लाई भी करता था। त्रिलोचन जी भी अभय से बहुत इम्प्रेस थे। वो अभय को मार्शल आर्ट की बारीक से बारीक चीजें भी बहुत अच्छे से सिखा रहे थे। अब उन्हें भी यकीन हो गया था कि अभय में बहुत टैलेंट है। प्रताप और अभय के बीच भी भाइयों की तरह रिश्ता बन गया था। वो भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में अभय की पूरी हेल्प करता था। प्रताप बचपन से ही अकेला रहा था, इसलिए भी वो अभय के साथ बहुत अच्छा फील करता था। त्रिलोचन जी के मार्गदर्शन में अभय और प्रताप दोनों एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनने की राह पर थे। प्रताप जो इस समय मार्शल आर्ट मास्टर के लेवल पर था, तो वहीं अभय भी इस समय स्टेज 2 के लेवल 1 पर पहुंच चुका था। त्रिलोचन जी ने प्रताप और अभय को हर सिचुएशन में फाइट करने के लिए तैयार किया था। वो कई बार देश विदेश में गलत लोगों को मारने के लिए निकल जाते थे। वे अभय और प्रताप को भी अपने साथ लेकर जाते थे, जिस कारण प्रताप और अभय का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा था। प्रताप तो बचपन से ही त्रिलोचन जी के साथ था, इसलिए वो तो बहुत सारी फाइट लड़ चुका था, लेकिन अभय को भी उनके साथ बहुत बार फाइट करने का मौका मिला था। त्रिलोचन जी हमेशा से इंसानियत की रक्षा करने में यकीन करते थे। उनका मानना था कि एक मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा मानवता के लिए हानिकारक तत्वों के विरुद्ध लड़ते रहना चाहिए। उनकी इसी महान सोच के कारण वो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सबसे महान और पावरफुल ग्रैंड मास्टर माने जाते थे। इस समय उनकी उम्र 95 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र इतनी होगी। हमेशा मेडिटेशन और मार्शल आर्ट के कारण ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी ने अपने शरीर को इतना मजबूत और पावरफुल बनाया था कि उनके शरीर पर किसी भी बीमारी या मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। त्रिलोचन जी ने प्रताप और अभय को मार्शल आर्ट की जितनी जानकारी दी थी उतनी किसी भी साधारण मार्शल आर्टिस्ट के पास नहीं होती थी। क्योंकि वो दोनों ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी के शिष्य थे, इसलिए वो दोनों ही अपने अपने लेवल पर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल थे।
चैप्टर 6। त्रिलोचन जी ने प्रताप और अभय को मार्शल आर्ट की हर टेक्निक सिखाई थी। एक दिन के समय में त्रिलोचन जी ने प्रताप और अभय को बुलाया। प्रताप, अभय, आओ यहां बैठो। उनकी बात सुनकर प्रताप और अभय दोनों वहां उनके सामने नीचे बैठ गए। मार्शल आर्ट में गुरु का महत्व सबसे ऊपर होता था। प्रताप और अभय दोनों ही अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने कई बार अपने गुरु के खिलाफ बोलने वालों को अच्छा सबक सिखाया था। त्रिलोचन जी ने उन दोनों की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को मार्शल आर्ट के बहुत सारे सीक्रेट बताए हैं। तुम दोनों जानते हो कि हर एक मार्शल आर्टिस्ट भी इंसान ही होता है, इसलिए उसे भी अपनी उम्र पूर्ण करके इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। तुम दोनों जानते हो कि अब मेरी उम्र 100 साल पूरी हो चुकी है। मुझे अब कुछ ही दिनों में सिक्लूजन में जाना होगा। यह सुनकर प्रताप और अभय बहुत मायूस हो गए। वो दोनों जानते तो थे कि एक दिन ये समय आएगा, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा उन्हें एहसास नहीं था। त्रिलोचन जी उनके लिए सब कुछ थे। हालांकि त्रिलोचन जी ने उन दोनों को अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते सिखाया था, इसलिए उन्होंने खुद को शांत किया और अपने गुरु से कहा, मास्टर, आपने हमें इतना कुछ दिया है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप जाने से पहले हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए और हमें आदेश दीजिए कि हम आगे अपनी जिंदगी कैसे जिए। त्रिलोचन जी जानते थे कि प्रताप और अभय उनके वारिस है, उन्हें दुनिया त्रिलोचन जी के शिष्य के नाम से ही जानेगी। उन्होंने उन दोनों को कहा, तुम दोनों के कारण ही मेरा नाम मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हमेशा जीवित रहेगा। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हमेशा इंसानियत की रक्षा के लिए तत्पर रहना। कभी भी अपने मार्शल आर्ट का यूज किसी गलत उद्देश्य के लिए मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। त्रिलोचन जी जानते थे कि प्रताप और अभय उनके वारिस है, उन्हें दुनिया त्रिलोचन जी के शिष्य के नाम से ही जानेगी। उन्होंने उन दोनों को कहा, तुम दोनों के कारण ही मेरा नाम मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हमेशा जीवित रहेगा। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हमेशा इंसानियत की रक्षा के लिए तत्पर रहना। कभी भी अपने मार्शल आर्ट का यूज किसी गलत उद्देश्य के लिए मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुजी, क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है जहां सिक्लूजन के बाद मार्शल आर्टिस्ट जा सकता है? अभय ने बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा। त्रिलोचन जी अभय की बात सुनकर उसे स्माइल करते हुए देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अभय को कहा, इस धरती पर तो ऐसी कोई दुनिया नहीं है। त्रिलोचन जी मार्शल आर्ट के एक महान ग्रैंड मास्टर थे। वो जानते थे कि अगर कोई ग्रैंड मास्टर अपनी पूरी जिंदगी को इंसानियत की रक्षा में गुजारे और उसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया हो तो वो इस धरती के बाद गोल्डन प्लेस ऑफ यूनिवर्स में जाने का अधिकारी बन जाता है। ये दुनिया एक अलग ग्रह पर थी जो बिल्कुल छुपी हुई थी। त्रिलोचन जी इस बारे में प्रताप और अभय को कुछ नहीं बता सकते थे, क्योंकि वो यह नहीं जानते थे कि वो दोनों अपना आगे का जीवन कैसे जिएंगे, और उन्हें भी उनके गुरु ने इस बारे में बताने के लिए मना किया था। त्रिलोचन जी ने प्रताप और अभय दोनों को उनके अगले मिशन के बारे में बताया। वे उन दोनों के वहां से निकलने के बाद अपने फाइनल सिक्लूजन के लिए हिमालय में जाना चाहते थे। त्रिलोचन जी ने प्रताप को बताया कि उन्होंने मार्शल आर्ट की निगरानी के लिए एक अलायंस बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने बलवंत को दी है। त्रिलोचन जी ने प्रताप को बलवंत से जाकर मिलने को कहा। उन्होंने बलवंत को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उस समय अभय वहां नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था कि प्रताप को गुरुजी कहाँ भेज रहे हैं और वो दोनों आगे कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। प्रताप ने भी अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और वो भी देहरादून के लिए निकल गया। त्रिलोचन जी का आश्रम देहरादून से दूर घने जंगल में था। जब तक अभय बाहर आया तब तक प्रताप वहां से अपना सामान लेकर निकल चुका था। अभय भी जानता था कि ये उसके गुरु से आज आखिरी मुलाकात है, इसलिए वो भी जाने से पहले उनसे आशीर्वाद लेकर जाना चाहता था।
अभय जब अपना सारा सामान लेकर बाहर आया तो वो अपने गुरुजी के चरणों में बैठकर उनसे आशीर्वाद लेने लगा। ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी ने अभय को बताया कि अब वो रायचंद फैमिली से अपनी और अपनी मां गरिमा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। उन्होंने अभय से कहा, जाओ अभय, इस दुनिया को तुम जैसे इंसान की जरूरत है। मेरी बात याद रखना बेटा, तुम्हें हर हाल में इंसानियत की सुरक्षा करना है, हर गलत चीज को खत्म करना है। अभय ने फिर से झुककर उनसे आशीर्वाद लिया और वो भी अपनी मां के पास जाने के लिए निकल गया। अभय और प्रताप के निकलने के बाद ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी ध्यान लगाकर बैठ गए। वो अपने दोनों शिष्यों के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों शिष्य प्रताप और अभय बहुत महान मार्शल आर्टिस्ट बनेंगे। उन्होंने अपने जीवन के सभी कार्य पूर्ण कर लिए थे। ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी उन सभी कार्यों को याद कर रहे थे जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। वो एक एक करके सब कुछ सोचने लगे। उन्होंने अपने बाद अपने 2 शिष्यों को मार्शल आर्टिस्ट बना दिया था जो आने वाले समय में इंसानियत की सुरक्षा करेंगे। उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट की निगरानी के लिए मार्शल आर्ट अलायंस के साथ मिलकर एक अलायंस की स्थापना की थी जो भविष्य में मार्शल आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करेगी। ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी ने इस अलायंस का नाम ईगल अलायंस रखा था। वे चाहते थे कि ये अलायंस ईगल की तरह मार्शल आर्ट की दुनिया पर नजर रखे। ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी ने गरीब लड़कियों का अवैध व्यापार करने वाले लोगों को भी देश में चुन चुनकर मारा था। उस समय उनके साथ प्रताप और अभय भी थे। इसी तरह ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी अपने दिमाग में अपने कार्यों का विश्लेषण कर रहे थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंख खोली तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्हें अपने मन में तसल्ली थी कि उन्होंने अपने जीवन के सारे काम बहुत अच्छे से पूर्ण कर लिए हैं। अब वो निश्चिंत होकर फाइनल सिक्लूजन में जा सकते हैं। चैप्टर 7। अभय और प्रताप को उनकी आगे की लाइफ जीने के बारे में समझाने के बाद ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी हिमालय की पहाड़ियों के बीच अपने गुरु की तपोस्थली पर चले जाते हैं। अब वे इसी जगह से उस दुनिया में जाना चाहते थे जो बिल्कुल स्वर्ग की तरह सुंदर थी। गोल्डन प्लेस ऑफ यूनिवर्स एक ऐसी दुनिया थी जो इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर एक उपग्रह पर थी। अपनी ध्यान सिद्धि की शक्ति से ही कोई इंसान वहां तक पहुंच सकता था। दूसरी तरफ प्रताप जब देहरादून पहुंचा तो वहां बलवंत ने उसका बहुत अच्छा वेलकम किया। प्रताप ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी का शिष्य था, इसलिए पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में उसकी काफी रिस्पेक्ट थी। हर कोई जानता था कि ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी का शिष्य होने का क्या मतलब था, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल 3 ही शिष्य बनाए थे। प्रताप और अभय से पहले उनका एक शिष्य और था जो अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद कहा गया कोई नहीं जानता था। त्रिलोचन जी ने उन दोनों को बताया भी था कि उनके पहले उनका एक शिष्य और था जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद त्रिलोचन जी से आशीर्वाद लेने के बाद वहां से चला गया था। उसके बाद किसी ने भी उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं सुना था। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। बलवंत ने प्रताप को मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों से मिलवाया। प्रताप वहां जब विनोद से मिला तो वो उसे बहुत खुशमिजाज लगा। विनोद भारतीय मार्शल आर्ट अलायंस में इस समय सेक्रेटरी था। उम्र में वो भी लगभग प्रताप के जितना ही था। मार्शल आर्ट में भी उसका लेवल लगभग प्रताप के बराबर ही था। कुछ ही दिनों में प्रताप और विनोद बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रताप के लिए उसके गुरुजी ने बलवंत से कहकर पहले ही देहरादून में एक खरीद लिया था। प्रताप उसी घर में रहता था। वो रेगुलर अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता रहता था। प्रताप की अपनी कोई फैमिली नहीं थी। ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी के अलावा एक अभय था जिसे वो अपना छोटा भाई मानता था, लेकिन अब वो भी उसके साथ नहीं था। अब तो बलवंत और विनोद ही उसके अपने थे जिनके साथ बात कर सकता था, मस्ती मजाक कर सकता था। विनोद और बलवंत भी प्रताप को अपना मानते थे। वे भी प्रताप को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देते थे।
प्रताप ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बुराइयों को समाप्त करने के लिए फाइट करना शुरू कर दिया। वो अपने गुरु के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। दूसरी तरफ जब अभय अपनी मां से मिलने के लिए घर पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर वो दंग रह गया। उसका पूरा घर बिखरा पड़ा था। उसकी मां गरिमा भी घर में नहीं थी। उसे अपनी मां की चिंता होने लगी। वो अपनी मां से जुड़े किसी और इंसान को भी नहीं जानता था, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से अपने गुरु के आश्रम में ही था और वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान था। अभय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर यहां क्या हुआ था और उसकी मां कहाँ है। गरिमा का घर देहरादून से दूर एक छोटे से कस्बे में था। अभय ने घर के आसपास के लोगों से अपनी मां के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी से भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिल पाई। अभय को विश्वास था कि यह काम जरूर रायचंद फैमिली का ही है। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने घर में हर एक चीज को अच्छे से चेक किया। उसे लगा था कि उसकी मां उसके लिए कोई न कोई क्लू तो जरूर छोड़कर गई होगी। अभय ने अपने घर की हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत बारीकी से देखा। अभय का घर केवल 2 कमरे का ही था। उसे पूरा घर छानने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसके लिए हेल्पफुल हो। तभी अभय को वहां किसी के आने की आवाज सुनाई दी। अभय जल्दी से भागकर बाहर की तरफ गया। एक बुजुर्ग इंसान गरिमा के घर का दरवाजा खुला देखकर वहां आए थे। वो गरिमा को तब से जानते थे जब गरिमा पहली बार यहां आई थी। दिल्ली से आने के बाद गरिमा ने देहरादून में एक घर खरीदा था, लेकिन अभय को त्रिलोचन जी के पास छोड़ने के बाद गरिमा ने खुद को छुपाकर रखने के लिए अपना देहरादून वाला घर बेचकर यहां एक छोटे से कस्बे में आकर किराए के घर में रह रही थी। ये घर इन्हीं बुजुर्ग का था, इसलिए वो अभय को यहां देखकर उससे जानने आए थे कि वो यहां क्या करने आया है। गरिमा जब आखिरी बार अभय से मिलने गई थी तो उसने अपना नए घर का एड्रेस अभय को बता दिया था। इसीलिए अभय आसानी से यहां आ गया था। इस समय घर में ज्यादा कुछ सामान नहीं था। कबर्ड में गरिमा के कुछ कपड़े और एक बेड के अलावा किचन में थोड़ा सा राशन का सामान था। अभय ने उन बुजुर्ग से पूछा कि आप कौन हैं? अभय को लग रहा था कि वो बुजुर्ग यही आसपास रहते होंगे और शायद वो उसकी मां के बारे में कुछ जानते हो। अभय की बात सुनकर उन बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या तुम्हारा नाम अभय है? गरिमा अक्सर उनके साथ बातचीत में अपने बेटे अभय का जिक्र करती थी। जी हां, मैं ही अभय हूं, क्या आप मेरी मां को जानते हैं? अभय ने क्यूरियस होकर उनसे पूछा। ये घर जिसमें गरिमा रहती थी, यह घर मेरा ही है। मैं गरिमा को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो बहुत ही भली लड़की है। लेकिन कुछ समय पहले यहां कुछ लोग आए थे और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। उनके पास हथियार भी थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। वो शायद दिल्ली से आए थे, क्योंकि उनकी गाड़ियों पर दिल्ली का ही नंबर लिखा था। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने सारी बात अभय को बताई। उनकी बात सुनकर अभय को विश्वास हो गया कि यह काम रायचंद फैमिली का ही है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उन बुजुर्ग ने अभय को बताया कि इस घटना को तकरीबन 2 महीने बीत चुके हैं। चैप्टर 8। बुजुर्ग व्यक्ति ने अभय को बताया कि 2 महीने पहले कुछ लोग दिल्ली से आए थे और गरिमा को अपने साथ ले गए। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर अभय को अपनी मां की बहुत चिंता हो रही थी। ना जाने मॉम कहाँ होंगी, वो किस हाल में होगी। अभय अपने आप से ही बात करने लगा। दिल्ली के बाहर फरीदाबाद में एक सुनसान इलाके में एक कमरे में गरिमा बेड पर बैठी हुई थी। उसके कमरे के चारों तरफ गार्ड्स थे। त्रिलोक ने गरिमा को एक सुनसान जगह पर रखा था, जिससे किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सके। यह त्रिलोक का ही घर था। फैमिली से बेदखल करने के बाद त्रिलोक इसी घर में रहता था। उसे उसके आदमियों से खबर मिली थी कि गरिमा देहरादून के एक छोटे से कस्बे में रहती है, तो उसने आदमियों को गरिमा को लेने के लिए भेज दिया था।
त्रिलोक आदमी जब गरिमा के घर पहुंचे तो उन्हें वहां अभय नहीं मिला। इसीलिए त्रिलोक ने गरिमा को अभय तक पहुंचने के लिए जिंदा रखा था। रायचंद फैमिली में बलराज इन सबसे अनजान था। अगर उसे पता होता कि गरिमा इस समय त्रिलोक की कैद में है तो वो त्रिलोक की जान लेकर भी गरिमा को यहां से निकाल ले जाता। 15 साल कोशिश करने के बाद भी बलराज ने उम्मीद नहीं खोई थी। उसने किशोर को अभी भी गरिमा और अभय के बारे में पता करने के लिए कहा हुआ था। किशोर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी गरिमा के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पा रहा था। त्रिलोक भी बहुत कोशिश करने के बावजूद गरिमा को नहीं ढूंढ पाया था। गरिमा के बिजनेस जुड़े एक व्यक्ति ने त्रिलोक को गरिमा के बारे में बताया था। त्रिलोक ने उसे मुंह मांगा पैसा दिया था, इसलिए गरिमा त्रिलोक की कैद में थी। त्रिलोक भी गरिमा की सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन त्रिलोक के आदमियों ने जब गरिमा पर हमला किया था तो उसके सिर पर अंदरूनी चोट आई थी, जिसके कारण गरिमा बेहोश हो गई थी। जब गरिमा की आंखें खुली थी तब वो इस कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उसके सामने त्रिलोक की पत्नी काव्या खड़ी थी। काव्या उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। काव्या गरिमा से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि गरिमा के कारण ही उसकी फैमिली को रायचंद फैमिली से बेदखल कर दिया गया था। कैसी हो तुम गरिमा? काव्या ने स्माइल करते हुए कहा। गरिमा को समझ आ रहा था कि इस वक्त वो त्रिलोक के घर पर है। वो पहले से जानती थी कि त्रिलोक उसके बेटे अभय की जान लेना चाहता है, इसलिए वो तुरंत समझ गई कि उसे त्रिलोक ने यहां कैद करके रखा है। उसने तुरंत बेड से उठते हुए काव्या से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारी ये स्माइल बिल्कुल फेक है। तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो, काव्या ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा। मुझे यहां कैद करके रखने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, गरिमा ने बाहर जाने की कोशिश करते हुए काव्या से कहा। काव्या ने हाथ पकड़कर गरिमा को जाने से रोक दिया। गरिमा को बहुत अंदरूनी चोट आई थी, इसलिए इस समय उसका सिर भी चकरा रहा था। वो काव्या के रोकने के कारण वापस लड़खड़ाकर बेड पर बैठ गई। उसने अपनी तीखी नजरों से काव्या को देखा और कहा, तुम जानती हो अगर बलराज को पता चल गया कि मैं यहां हूं तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार देंगे। बलराज का नाम सुनकर काव्या के माथे पर पसीना आ गया। वो जानती थी कि गरिमा जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। त्रिलोक इस समय घर पर ही था। गरिमा और काव्या की आवाज सुनकर वो भी वहां आ गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। उसने गरिमा से कहा, अगर तुम मुझे अभय तक पहुंचा दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। त्रिलोक, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अभय से नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने का इंतजार कर रहे हो। मेरा बेटा जिस दिन तुम्हारे सामने आएगा वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, गरिमा ने आंख चढ़ाते हुए कहा। गरिमा की बात सुनकर त्रिलोक जोर जोर से हंसने लगा। उसे अभय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो अभय को अभी भी 20 साल का एक मामूली लड़का ही मान रहा था। तभी त्रिलोक का एक आदमी वहां घबराते हुए आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी जुबान ऐसे लड़खड़ा रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। त्रिलोक ने उसे चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ है जो तुम इतना घबरा रहे हो, बताओ। सर, वो हमारे एक आदमी पर किशोर को शक हो गया है। किशोर के डर से वो कहीं छुप गया है और किशोर उसे ढूंढ रहा है। मुझे लगता है कि वो जल्दी ही हमारे बारे में जान जाएंगे, उस आदमी ने त्रिलोक को बताया। उसकी बात सुनकर त्रिलोक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो खुद भी यह बात जानता था कि अगर बलराज को पता चल गया कि उसने गरिमा को कैद करके रखा है तो बलराज उसका नामो निशान मिटा देगा। त्रिलोक ने गुस्सा होते हुए उस आदमी से कहा, बेवकूफों, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा, तो फिर वो यहां से बाहर क्यों गया? बॉस, उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गया था। उसे नहीं पता था कि उसे वहां किशोर के आदमी मिल जाएंगे। नालायकों, तुम्हें पता भी है अगर बलराज को हमारे बारे में पता चल गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा।
जल्दी से यहां से निकलने की तैयारी करो। त्रिलोक की बात सुनकर उसके आदमियों ने वहां से सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। त्रिलोक अब दिल्ली से इतना दूर चला जाना चाहता था जहां बलराज उसे ढूंढ ना सके। अगर वो जिंदा रहेगा तो वो कभी भी अभय और बलराज से बदला ले सकता था। यह सब देखकर गरिमा स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। गरिमा को स्माइल करता देखकर त्रिलोक को बहुत गुस्सा आ रहा था। चैप्टर 9। त्रिलोक को उसके आदमी ने बताया कि किशोर को उनके बारे में पता चल गया है। त्रिलोक दिल्ली से भागने की प्लानिंग करता है। त्रिलोक अच्छे से जानता था कि अगर इस समय उसने गरिमा में समय खराब किया तो वो बलराज से बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने इस समय अपनी जान बचाना ही सही समझा। त्रिलोक ने गरिमा को गर्दन पर वार किया जिससे गरिमा बेहोश हो गई। उसने गरिमा को बेड पर लिटाया और अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल गया। त्रिलोक यहां रेंट पर रहता था इसलिए उसे इस घर की कोई चिंता नहीं थी। बलराज के डर के कारण त्रिलोक थोड़े थोड़े दिनों में अपनी लोकेशन बदलता रहता था इसलिए उसने कभी अपना घर नहीं खरीदा था। कुछ देर बाद जब गरिमा को होश आया तो उसने उठकर घर में देखा। घर में गरिमा के अलावा और कोई नहीं था। गरिमा जानती थी कि बलराज और अभय दोनों उसे ढूंढ रहे होंगे। गरिमा ने सबसे पहले अभय को फोन किया और उसे बताया कि वो एकदम ठीक है और वो शाम तक उसे देहरादून में ही उसके घर पर मिलेगी। गरिमा से बात करके अभय ने चैन की सांस ली। अभय पिछले 3 दिनों से गरिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अभय अपने बेड पर बैठ गया और गरिमा का इंतजार करने लगा। वो गरिमा से उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। गरिमा का इंतजार करते करते अभय की आंख लग गई। जब अभय की आंख खुली तो उसने टाइम देखा, इस समय शाम हो चुकी थी। अभय ने उठकर बाहर जाकर देखा, लेकिन गरिमा अभी तक नहीं आई थी। अभय ने गरिमा को फोन लगाने के बारे में सोचा। उसने अपना फोन निकाला और गरिमा को फोन करने वाला था, तभी उसके घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी में से गरिमा जैसे ही बाहर निकली अभय को देखकर वो खुश हो गई। अभय भी अपनी मॉम को देखकर खुश हो गया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अभय इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम से ही करता था। उसने देखा था कि उसकी मां ने उसके लिए कितना संघर्ष किया था। गरिमा और अभय दोनों घर के अंदर आ गए। अभय ने गरिमा से उसका हाल चाल पूछा। अभय की आंखों में गरिमा को बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे थे। मैं जानती हूं अभय, तुम्हारे मन में कई सवाल हैं जिनके उत्तर तुम जानना चाहते हो, गरिमा ने स्माइल करते हुए कहा। मॉम, अभी आप थक गई होंगी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हम आराम से बाद में बात करेंगे, अभय ने गरिमा की चिंता करते हुए कहा। अभय, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारा पूरा फोकस अपने मार्शल आर्ट पर हो। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, गरिमा ने अभय के सिर को सहलाते हुए कहा। मॉम, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम आखिरी बार रायचंद मेंशन में गए थे। वहां डैड और दादू दोनों ने मुझसे बहुत प्यार से बात की थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको दिल्ली से देहरादून आना पड़ा? आपको इस तरह से एक लोअर क्लास लाइफ मेंटेन करने की क्या जरूरत पड़ी मॉम? अभय एक के बाद एक सवाल अपनी मॉम से पूछता जा रहा था। आज मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगी अभय, गरिमा ने अभय को शांत करते हुए कहा। अभय, तुम्हारे डैड और दादाजी दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, लेकिन तुम्हारे डैड का कजिन त्रिलोक तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि दादाजी ने तुम्हें रायचंद फैमिली का सक्सेसर बना दिया था। मुझे पता था कि तुम्हारे डैड दादाजी के सामने त्रिलोक की सच्चाई साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि त्रिलोक ने अपनी चालाकी से दादाजी के मन में अपने लिए विश्वास स्ट्रांग कर लिया था। इसलिए मैं सबसे छुपाकर तुम्हें लेकर देहरादून आ गई। मैंने तुम्हारे डैड को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं सबसे छुपाकर तुम्हें बस एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनाना चाहती थी ताकि तुम त्रिलोक को सबक सिखा सको।
मैं जानती थी कि त्रिलोक हमें ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, इसलिए मैंने अपनी लो प्रोफाइल दुनिया के सामने दिखाई ताकि किसी को भी मेरे बारे में पता ना चले। गरिमा ने पिछले 15 साल की पूरी कहानी अभय को बताई। गरिमा की सारी बात सुनकर अभय की नज़रों में गरिमा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। उसकी मॉम ने अपनी सारी खुशियां छोड़कर केवल उसके लिए अपने घर तक को छोड़ दिया था। उसने कहा, मॉम, आपने मुझे बचाने के लिए अकेले इतना स्ट्रगल किया। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रहकर भी क्या करती। गरिमा ने अभय के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। गरिमा की आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू चमक रहे थे। आई लव यू मॉम, इतना कहकर अभय ने अपनी मॉम की गोद में सिर रख दिया। गरिमा भी बहुत प्यार से अभय के सिर को सहला रही थी। उसे भी अभय पर अपनी ममता लुटाने का मौका ही नहीं मिला था। अचानक गरिमा को कुछ याद आया और उसने अभय से पूछा, अभय, लेकिन तुम घर कैसे आए बेटा? तुम्हारी तो अभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस चल रही होगी ना? गरिमा को यह नहीं पता था कि अभय की मार्शल आर्ट की शिक्षा पूरी हो चुकी है। मॉम, मेरी मार्शल आर्ट की शिक्षा पूरी हो चुकी है। मेरे मास्टर भी अब यहां से जा चुके हैं। वो मेडिटेट करते हुए ही अपने शरीर को छोड़ देंगे। मास्टर ने जाने से पहले मुझे कहा था कि अब मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। अभय ने अपनी मां को बताया। क्या ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी अब अपने शरीर को त्याग चुके हैं? गरिमा ने हैरान होते हुए कहा। उसे अफसोस था कि वो उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। हाँ मॉम, मेरे गुरुजी सच में एक महान इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए ही गुजार दी। उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट की हर एक छोटी छोटी स्किल्स भी सिखाई है। अभय की आंखों में अपने गुरु के लिए प्राउड दिखाई दे रहा था। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो। तुम्हारे दादाजी ये जानकर बहुत खुश होंगे अभय, गरिमा ने कहा। चैप्टर 10। गरिमा यह जानकर बहुत खुश होती है कि अभय पूरी तरह एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। उसने आगे कहा, अब हमारा फिर से रायचंद फैमिली में लौटने का समय आ गया है अभय। तो क्या अब हम दिल्ली जा रहे हैं मॉम? अभय ने पूछा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे डैड हमें लेकर आज भी परेशान होंगे। उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि हम यहाँ हैं, वो हमें लेने तुरंत आ जाएंगे, गरिमा ने कहा। वो आज भी बलराज से बहुत प्यार करती थी। उसे भी बलराज से मिलने की खुशी थी। इतना कहकर गरिमा ने बलराज का नंबर डायल किया और उसे फोन लगाया। सामने से बलराज ने फोन उठाकर कहा, यस बलराज, रायचंद हियर। 15 साल बाद बलराज की आवाज सुनकर गरिमा का गला भर आया। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। बलराज ने दोबारा कहा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? गरिमा का ये नंबर बलराज के पास नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था कि सामने फोन पर गरिमा है। इतना कहकर गरिमा ने बलराज का नंबर डायल किया और उसे फोन लगाया। सामने से बलराज ने फोन उठाकर कहा, यस बलराज, रायचंद हियर। 15 साल बाद बलराज की आवाज सुनकर गरिमा का गला भर आया। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। बलराज ने दोबारा कहा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? गरिमा का ये नंबर बलराज के पास नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था कि सामने फोन पर गरिमा है। दूसरी बार बलराज की आवाज सुनकर गरिमा ने अपने भरे हुए गले से कहा, बलराज। गरिमा इससे आगे कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं जब बलराज ने गरिमा की आवाज सुनी तो वो पास ही रखे काउच पर जम सा गया। अगले कुछ मिनट तक उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों केवल एक दूसरे के साथ गुजारे पलों को अपने मन में याद करके बस रो रहे थे। कुछ मिनट बाद बलराज ने खुद को संभाला और कहा, गरिमा, तुम कैसी हो? कहाँ हो? हमारा अभय कहाँ है? बलराज सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। इस समय वो अपने होश खो बैठा था। गरिमा भी केवल रोए जा रही थी। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। ये सब देखकर अभय ने फोन गरिमा से लिया और कहा, डैड, मैं अभय बोल रहा हूं।
मॉम इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रही है। अभय के मुंह से डैड सुनकर बलराज एक बार फिर से भावनाओं में बह गया। वो रोते हुए केवल अभय अभय ही कह पा रहा था। अभय भी अपने पिता के मुंह से अपना सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन उसने खुद को जल्द ही शांत कर लिया। बलराज को इस तरह देखकर प्रेरणा दौड़ते हुए उसके पास आई। उसके मुंह से अभय का नाम सुनकर प्रेरणा भी इमोशनल हो गई। उसने आंखों में आंसू लिए बलराज से फोन लेकर अपने कान पर लगाया और कहा, हेलो। अभय बचपन में भी प्रेरणा के साथ काफी राहत था। उसकी उम्र 5 साल थी। वो कम से कम अपने बचपन की यादों को तो याद रख ही सकता था। प्रेरणा की आवाज सुनकर अभय ने कहा, प्रेरणा मॉम, ये आप है ना? अभय के मुंह से अपना सुनकर प्रेरणा के दिल में मां का प्यार जो 15 सालों से भरा पड़ा था वो आंखों से बहने लगा। प्रेरणा अभय को ही अपना बेटा मानती थी। उसने अभय के लिए ही अपनी खुद की कोई संतान को जन्म नहीं दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बढ़ जाए। इस समय रायचंद फैमिली का माहौल बहुत इमोशनल हो गया था। घर में काम करने वाले सभी लोग बलराज और प्रेरणा को ऐसे देखकर खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इसी बीच बलराज की ऐसी हालत के बारे में किसी नौकर ने किशोर को बता दिया था। किशोर भी अपने सारे काम छोड़कर तुरंत रायचंद मेंशन के लिए आ गया था। किशोर ने जब बलराज और प्रेरणा को ऐसे देखा तो वो समझ गया कि उन्हें गरिमा और अभय की कोई जानकारी मिल गई है। उसने फौरन प्रेरणा के साथ से फोन लिया और अभय से बात करने लगा। हेलो, मैं किशोर बोल रहा हूं। किशोर ने कहा। किशोर जी, मैं अभय बोल रहा हूं। अभय किशोर को जानता था क्योंकि किशोर हमेशा उसके डैड के साथ ही रहता था। वो बचपन में अभय को चॉकलेट भी देता था। अभय भी उसके साथ खेलता और मस्ती करता था। उसने तुरंत किशोर को पहचान लिया था। मास्टर अभय, आप कैसे हैं? मिस गरिमा कैसी है? इस वक्त सर आपसे बात करने की सिचुएशन में नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं इसी वक्त आपको लेने के लिए आ रहा हूं। किशोर ने एक सांस में अपनी पूरी बात कह दी। किशोर जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं और मॉम हम दोनों बिल्कुल ठीक है। हम इस वक्त देहरादून में हैं। अभय ने किशोर को बताया। अभय की बात सुनते ही किशोर ने अपने एक आदमी को इशारा किया और अभय से कहा, ओके मास्टर अभय, मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंचता हूं। और इतना कहकर फोन रख दिया। किशोर ने बलराज की तरफ देखा जो अभी भी अपने होश में नहीं था। किशोर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर इतने सालों बाद वे हमें मिले हैं, हमें उन्हें लेने जाने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आपके ऑर्डर्स हो तो मैं इसी वक्त निकलता हूं। किशोर की बात सुनकर बलराज ने खुद को शांत किया और कहा, हाँ किशोर, तुम बिना देर किए उन्हें यहां लेकर आओ। बलराज से परमिशन मिलते ही किशोर कुछ गार्ड्स के साथ वहां से निकल गया। उसने पहले ही हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए कह दिया था। किशोर वहां से तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठकर देहरादून में अभय की बताई लोकेशन के लिए निकल गया। अभय ने अपनी मां को शांत करते हुए कहा, मॉम, किशोर जी देहरादून हमें लेने के लिए आ रहे हैं। हमें रेडी हो जाना चाहिए। अभय की बात सुनकर गरिमा भी शांत हो गई। दिल्ली वापस जाने की बात से उसके मन में एक अलग ही खुशी दौड़ गई थी। उसने नहीं सोचा था कि उसे कभी बलराज से ऐसे दूर जाना पड़ेगा। गरिमा को इस बात की भी खुशी थी कि जब बलराज को पता चलेगा कि अभय अब एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। यह सब सोचकर ही गरिमा के चेहरे पर खुशी छलक गई। उसने अभय से कहा, चलो अभय, अपना सामान पैक कर लो। क्या अब अभय और गरिमा रायचंद फैमिली में लौट जाएंगे? जानिए अगले एपिसोड में। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल एसन स्टोरी ऑडियो बुक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।